पहला प्रश्न है कि रात 2 बजे से 4 बजे के बीच मेरी नींद खुल जाती है। उस समय क्या करना चाहिए? कौन सा ध्यान सहायक होगा? ओंकार श्रवण अथवा आँखों पर पट्टी लगाकर ध्यान करना? देखिए, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं और अलग अलग मित्रों को अलग अलग विधि रुचिकर लगती है और रास आती है। जिस विधि से हमारा विशेष लगाव है, जिसमें हमें अच्छा महसूस होता है, उसी में डूबना चाहिए। तो मैं आपको निर्देश नहीं दे सकता, आपको स्वयं ही थोड़ी खोजबीन करनी होगी। कुछ ट्रायल एंड एरर के द्वारा पता लगाना होगा कौन सी विधि रास आती है। तो मैं 3-4 सुझाव आपको दूंगा। पहली बात, नींद खुलने के पश्चात आप थोड़ी सी सक्रियता कुछ करें, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। कुछ व्यायाम कर लें, जॉगिंग कर लें, पसंद का संगीत लगाकर नृत्य कर लें। हाँ, संगीत से दूसरों को बाधा ना पहुँचे, दूसरों की नींद में खलल ना पड़े। आप अपने कान में लगा सकते हैं ईयरफोन, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो 5 मिनट कुछ शारीरिक ऊर्जा का जागरण हो जाए। 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम की भी अनेकों विधियां हैं, जो आपको पसंद आती हो। उसके बाद आप ईयर प्लग लगाकर, आँख की पट्टी बांधकर ओंकार श्रवण में डूबिए। चाहें तो 2-4 मिनट हमिंग साउंड, नाद ब्रह्म की विधि कर लीजिए। उससे थोड़ी ट्यूनिंग बैठ जाती है और फिर हम आंतरिक संगीत के श्रवण में आसानी से डूब सकते हैं। जिन लोगों को ओंकार का ज्ञान नहीं है, वो विपस्सना की विधि कर सकते हैं। आती जाती श्वास पर ध्यान दें। ध्यान देने के 2 बिंदु मुख्य होते हैं। अधिकांश पुरुषों के लिए नॉस्ट्रिल्स पर ध्यान देना आसान है, जहाँ से हवा प्रवेश कर रही है, बाहर जा रही है। अधिकांश महिलाओं के लिए नाभि केंद्र पर ध्यान देना सुगम है। पेट का फूलना, पिचकना, उसका एहसास करें। तो करके देख लें, जो आपको लगता हो प्रीतिकर, सुखदाई, आप उस विधि को चुन लें। कोई मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों चीज़ें अच्छी लगें, दोनों बिंदुओं पर एक साथ ध्यान कर सकें, नाभि पर भी और नाक पर भी, दोनों चीज़ें एक साथ कर लें। मुख्य बात है साक्षी होना, दृष्टा होना। ऐसे देखना जैसे किसी और की सांस चल रही है और मैं दूर से अवलोकन कर रहा हूँ। वह दृष्टा भाव ही ध्यान का मुख्य बिंदु है। तो नाद ब्रह्म ध्यान, विपस्सना ध्यान, ओंकार श्रवण, ये उपयोगी होंगे। अगर आप किसी संगीत का उपयोग करते हैं तो या तो बहुत कम वॉल्यूम में करिए या अपने ईयरफोन लगाकर, ताकि अन्य परिवार में किसी को डिस्टरबेंस ना हो। ध्यान करने के पश्चात अगर आपको पुनः नींद आती है तो फिर सो जाइए। सब लोगों के लिए भोर में उठना हितकारी नहीं होता, किसी किसी के लिए हो सकता है, बशर्ते कि आपको दोपहर के पश्चात लंच के बाद दोबारा नींद का अवसर मिल जाता हो। तो आपको स्वयं देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठने की वजह से आप दिन भर फिर चिड़चिड़े रहते हैं, उदास रहते हैं, ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, थके मांदे महसूस करते हैं, दिन भर उबासी आ रही हैं। तब फिर कोई लाभ ना हुआ, बल्कि नुकसान ही हो गया। इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ लोग हैं जिनको सुबह उठना बड़ा ही सुखदायी लगता है, वो दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। और विशेषकर जिन लोगों को लंच के पश्चात आधा पौन घंटे विश्राम करने का अवसर मिल जाता है, उनकी नींद वहाँ पूरी हो जाएगी। तो ये आपको स्वयं प्रयोग करना होगा, खुद उसके परिणाम देखने होंगे और परिणाम के मुताबिक फिर आपको आगे की बात तय करनी होगी। एक औसत व्यक्ति के लिए लगभग 8-9 घंटे की नींद आवश्यक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, यह ज़रूरत कम होती जाती है। छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, वृद्ध आदमी कम सोते हैं। तो आपको अपनी उम्र के हिसाब से भी देखना होगा। जो स्वाभाविक ज़रूरत है उसको अवश्य पूरी करें। सुनने में लगता है कि नींद और जागरण, ध्यान यानी जागरण, एक दूसरे के विपरीत है, मगर ऐसा है नहीं।
एक दूसरे के सहयोगी हैं। जितनी अच्छी और विश्रामदायी हमारी नींद होगी, गहरी नींद होगी, हम उतने ही ज़्यादा जागरूक और ध्यानपूर्ण हो पाएंगे। इसका विपरीत भी सच है। हम जितने ज़्यादा जागरूक, सजग होकर, संवेदनशील होकर दिन भर रहेंगे, रात उतनी ही विश्रामपूर्ण, शांतिदायी नींद हमें मिलेगी। शब्दकोश में लिखा है कि दोनों बातें विपरीत हैं, पर जीवन के कोश में सब जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं। जिस व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आई, अगले दिन वह ठीक से ध्यान भी नहीं कर पाएगा, और जो ठीक से दिन में जागा नहीं है, फिर वो अगली रात ठीक से सो भी नहीं पाएगा। श्रम और विश्राम डिक्शनरी में लिखे हैं कि विपरीत शब्द हैं, जीवन के कोश में जुड़े हुए हैं। हम खूब मेहनत करेंगे, हम खूब गहरी शिथिलता में विश्राम कर पाएंगे। जितना गहरा हमारा विश्राम होगा, अगले दिन हम उतने ही स्फूर्ति और ताजगी से भरे हुए पुनः श्रम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। विपरीत कहाँ है? ये तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। थोड़ा इस दृष्टि से देखना, और मैं निवेदन करूंगा, ओशो की किताब ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़िए, और दूसरी किताब ध्यान विज्ञान। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी विधियों का वर्णन है, समय के अनुसार विभाजित की गई हैं। सुबह के समय कौन सी अच्छी, लंच के पहले कौन सी अच्छी, आफ्टरनून में कौन सी अच्छी, शाम के समय, रात के समय, तो समय के अनुसार विभाजन है ध्यान विज्ञान में। तो आप अपने लिए चुनिए, उसमें से प्रयोग करके देखिए, जो आपको जम जाए उसको आप जारी रखिए। कि मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, केवल मन ही यात्रा करता है अगले जन्म तक। तो इस बीच में यह मन कहाँ पर रहता है? आप अपने मोबाइल से ईमेल कर देते हैं, किसी को व्हाट्सएप भेज देते हैं, और उसने अभी रिसीव नहीं किया, उसका मोबाइल या लैपटॉप बंद था, वो कहाँ पर रहता है? हो सकता है वो 2 दिन बाद खोले। जब 2 दिन बाद खोलेगा तो रिसीव हो जाएगा। हमारी धारणा ठोस वस्तुओं के बारे में तो लागू होती है, जिनका हम लोकेशन निकाल सकते हैं कहाँ पर है। सूक्ष्म जगत में सब कुछ सर्वव्यापी है, उसका कोई लोकेशन नहीं हो सकता, कहाँ पर का सवाल नहीं उठता। हमें समझना मुश्किल होगा, क्योंकि हम अपने शरीर की इंद्रियों के माध्यम से जिस जगत को जानते हैं, वहाँ पर हर चीज़ एक फिक्स्ड जगह पर होती है। वहाँ से वह गति करती है तो दूसरी जगह पर पहुँचती है, उसका लोकेशन फिक्स होता है। सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं है, वह सर्वत्र है, यत्र तत्र, उसको लोकेट नहीं कर सकते। तो मन, या जिसको हम कहें सूक्ष्म काया, एस्ट्रल बॉडी, स्मृतियों का संग्रह है। कंप्यूटर की भाषा में हम जिसको डाटा कहते हैं, सॉफ्टवेयर कह लें, कुछ वैसा हमारा भौतिक शरीर जो है वो हार्डवेयर की तरह है, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना अकेला कंप्यूटर किसी काम का नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर की इंडिपेंडेंट अपनी सत्ता है, वो इस कंप्यूटर से बंधे हुए नहीं है। वो संप्रेषित किए जा सकते हैं, दूसरों को भेजे जा सकते हैं। मन को ऐसा समझना, स्मृति आलय, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा शब्द चुना था, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। वो कोई ठोस वस्तु नहीं है, सूक्ष्म कह लें, तो उसकी यात्रा होती है। और जब हम कहते हैं कि मुझे पिछले जन्म की याद आई, वास्तव में वह भी मेरा पिछला जन्म नहीं होता। हाँ, हमें जिसकी याद आई वो उस व्यक्ति का जन्म था, उसकी मेमोरी इस देह में आके फिट हो गई।
जब हम स्मरण करेंगे हमको लगेगा कि मुझे अपनी पिछली यादें आ गई। अगर विज्ञान और विकसित हो गया, भविष्य में उम्मीद है कि मनुष्य की मेमोरी को बदला जा सके। आखिर वो मस्तिष्क में ही फिट हैं, निकाली भी जा सकती हैं, नई डाली भी जा सकती हैं। यह संभव है कि भविष्य में बच्चों को पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ना रह जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान उनको चाहिए वो सीधा बाहर से उनके मस्तिष्क में इंसर्ट किया जा सके। कोई ज़रूरत नहीं कि 25 साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में समय खराब करें। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग साइंस का जो भी ज्ञान है उसके मस्तिष्क में डाला जा सकता है। पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको ऐसा ही लगेगा कि मैं यह जानता हूँ, ये मेरे विचार हैं, ये जानकारी मुझको है, उसको ऐसा ही लगेगा। अभी हमारी जो प्रोसेस है पढ़ाने लिखाने सिखाने की बहुत ही धीमी है और आगे चल के और मुश्किल होने वाली कि विज्ञान इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, इतनी नई सूचनाएं हम विद्यार्थियों के दिमाग में कब डालें। सूचनाएं रोज बढ़ती चली जा रही हैं, कब सिखाएंगे? इतना तो समय नहीं है। अभी ऑलरेडी 25 साल लग जाते हैं, पीएचडी करते करते 30 साल हो जाते हैं, और तब भी एक बहुत छोटे से विषय की, एक बहुत संकीर्ण विषय की जानकारी हासिल हो पाती है। निश्चित रूप से सिखाने की कोई नए उपाय खोजे जाएंगे। एक बच्चे को इंजीनियर बना दिया गया है, दूसरे को कंप्यूटर साइंटिस्ट बना दिया गया है, तीसरे को वकील बना दिया गया है, चौथे को डॉक्टर बना दिया गया है। वो ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसे वो यह सब जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में डाली गई है। अभी भी हम वही कर रहे हैं। हमारी डालने की प्रोसेस बहुत लंबी है, 25-30 साल बर्बाद कर देते हैं। वो तीव्र गति से डाली जा सकती है, समय समय पर अपडेट की जा सकती है, ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे ऐसा इंतजाम किया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ समझना, जिसको हम कह रहे हैं मन, अर्थात स्मृति आलय, एक डाटा है सूक्ष्म तल पर, वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आप पूछ रहे हैं इस बीच में वो कहाँ पर रहती है? कहाँ पर वाली बात उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो स्थूल चीज़ों से संबंधित, तो वहाँ तो लागू होता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में वह लागू नहीं होता। इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं, वो स्थूल पदार्थों की तरह नहीं है।